तो चलिए इसका एक क्विक रिवीजन देख लें फटाफट से। बेटा अभी तक लेक्चर नंबर 2 का पार्ट ए हुआ है जिसके अंदर हमने सीखा है वेरिएबल कॉस्ट और अदर देन वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे जो-जो कॉन्सेप्ट्स उगे हैं, जो-जो कॉन्सेप्ट्स एमर्ज हुए हैं, उनकी हमने अभी तक चर्चा करी है। फटाफट से उसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। पार्ट ए वेरिएबल कॉस्ट वर्सेस अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, पार्ट बी में डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट के बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट एमर्ज होंगे वो देखेंगे हम। अभी इसको देख रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर वेरिएबल कॉस्टिंग एक ही बात है, उसकी इक्वेशन हमने देखी। और हाँ, सीवीपी एनालिसिस मैंने आपको तब नहीं बताया पीछे क्या है, क्योंकि समझ आ ही गया होगा अभी तक सीवीपी एनालिसिस क्या है। सीवीपी एनालिसिस क्या है? सीवीपी एनालिसिस बेसिकली कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। कॉस्ट क्या है? दो तरह की, वेरिएबल कॉस्ट, अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। वी क्या है? वॉल्यूम, लेवल ऑफ एक्टिविटी, एंड पी क्या है? प्रॉफिट। और देखोगे ना सीवीपी एनालिसिस के अंदर सारी चीजें कवर कर ली। जैसे सी से कॉस्ट कवर होगी यानी वेरिएबल कॉस्ट, अदर देन वेरिएबल कॉस्ट कवर होगी। वी से वॉल्यूम कवर कर लिया, यानी वॉल्यूम आ गया, यहाँ पर पी से प्रॉफिट आ गया। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें है ना, तो आपका सब कुछ ही कवर हो गया। यानी कॉस्ट भी कवर हो गया, वॉल्यूम भी कवर हो गया, प्रॉफिट भी कवर हो गया, सारी चीजें। अब बोलोगे इसके अंदर सेल तो कवर ही नहीं हुआ। भाई इनडायरेक्टली सेल्स भी कवर हो गया ना, क्योंकि जो प्रॉफिट कैसे आएगा, बिना सेल्स के प्रॉफिट आ जाएगा क्या? वो भी होगा ना। तो यानी जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग की बात हो रही है, दैट्स इक्वल टू द सीवीपी एनालिसिस। चलिए, अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस अदर देन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स में से रिकवर होता है, और जो कंट्रीब्यूशन दो चीजों में योगदान देता है, पहले अदर देन वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने में, फिर प्रॉफिट को जनरेट करने में। अब इसमें जो सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट और जो कंट्रीब्यूशन है, ये तीनों लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे होते हैं, यानी ये तीनों प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी मूव करती है। बट अदर देन वेरिएबल कॉस्ट एक जिद्दी है, उसको लेवल ऑफ एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट के अंदर कुछ विशेषताएं कंट्रीब्यूशन की आई है, कुछ विशेषताएं अदर देन वेरिएबल कॉस्ट की आई है। कंट्रीब्यूशन कहता है मैं लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट चेंज होता हूँ। अदर देन वेरिएबल कॉस्ट कहता है मुझे लेवल ऑफ एक्टिविटी से कोई ज्यादा मतलब है ही नहीं, कुछ कुछ मैं उस पे उसको बेस ही नहीं मानता। दैट इज वाई प्रॉफिट में दोनों गुण आते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी वाले भी और नॉट बेस्ड ऑन लेवल ऑफ एक्टिविटी वाले। ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी हम लेवल ऑफ एक्टिविटी को एज अ यूनिट कंसिडर कर रहे हैं ताकि आगे की डिस्कशन हमारी थोड़ी सिंपल हो जाए। सेल्स कैसे निकलता है? अब मैंने आपको बताया है सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। भाई साहब, चाहे कैसे इसको समझ लो रट लो, जो भी है मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इसको हमेशा पर यूनिट में मान के चलना है। क्या बोला? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, इसको हमेशा पर यूनिट में लेकर चलोगे। ठीक है। क्यू क्या है? क्यू क्वांटिटी सोल्ड, एस क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सी क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओटीवी इज द अदर देन वेरिएबल कॉस्ट एंड पी इज द प्रॉफिट इन द टोटल। क्लियर? चलिए, अब मैंने आपको बताया था सेल्स के दो पार्ट होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक कंट्रीब्यूशन, यानी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाएगा तो कंट्रीब्यूशन बचेगा। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन में से अदर देन वेरिएबल कॉस्ट हटाएगा, प्रॉफिट बचेगा। क्लियर? अब सेल्स के दो पार्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स का जितना पार्ट वेरिएबल कॉस्ट है, या वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से जितना हिस्सा ले रहा है, जितना पोर्शन ले रहा है, उसको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बोलते हैं। और सेल का जितना हिस्सा कंट्रीब्यूशन है, जितना एरिया कंट्रीब्यूशन ले रहा है, जितना पोर्शन कंट्रीब्यूशन ले रहा है, उसको कंट्रीब्यूशन रेशियो बोलते हैं। और कंट्रीब्यूशन रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एक ही बात होती है। ठीक है। चलते हैं आगे। जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग की बात आएगी, देयर विल बी टू एस्पेक्ट्स व्हिच ऑलवेज बी यूज्ड इन द डिस्कशन। फर्स्ट इज पर यूनिट बेसिस एंड सेकंड इज आपका टोटल बेसिस या फिर सेल्स रिवेन्यू बेसिस के हिसाब से, अमाउंट बेसिस के हिसाब से। ठीक है। तो पहले आप अपना क्वेश्चन देख लेना कि उसमें यूनिट बेस्ड इंफॉर्मेशन दे रखी है या फिर टोटल बेस इंफॉर्मेशन दे रखी है, रिवेन्यू बेस इंफॉर्मेशन दे रखी है। और यूनिट से मेरा मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी से है। आपके केस के अंदर लेवल ऑफ एक्टिविटी कोई और भी हो सकती है, लीटर, मीटर, रूम डेज, पैसेंजर किलोमीटर, कुछ और भी हो सकता है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये वेरी करता है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यूनिट्स बोल रहा हूँ इसको। क्लियर? अब पर यूनिट बेसिस पे बेटा ये जो दो इक्वेशन है ना, ये मास्टर इक्वेशंस है, ये आप हर जगह लगा सकते हो, हमेशा लगा सकते हो। क्या लगानी लगानी है, सबसे पहले इसको तो लगा दोगे ना आप, तो आपका 90% क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। क्या है? Q into S minus V minus other than variable cost is equal to profit. Q is the quantity sold, S is the selling price per unit, V is the variable cost per unit, S minus V is the contribution per unit, OTV is the other than variable cost and P is the profit in the total. और टोटल बेसिस के अंदर टोटल सेल्स रेवेन्यू इनटू पीवीआर, टोटल सेल्स रेवेन्यू का पीवीआर मैंने क्या बताया था? पीवीआर या कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स का कितने टका, कितने परसेंट हिस्सा कंट्रीब्यूशन होता है। तो टोटल सेल्स रेवेन्यू के अंदर पीवीआर यदि आप गुना करते हो तो यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से अदर देन वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन रेशियो। मैंने क्या बताया था? प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं होते, पर प्रॉफिट वॉल्यूम और कंट्रीब्यूशन बराबर होते हैं। बिकॉज कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन एक तरह का वो प्रॉफिट है जो वॉल्यूम के हिसाब से चेंज होता रहता है। दैट इज वाई प्रॉफिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के
3 तरीके हैं। अगर एक एक्टिविटी लेवल दे रखा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन ओवर टोटल सेल्स रेवेन्यू, और दूसरा 100 माइनस वीसीआर या 1 माइनस वीसीआर, जैसे अगर परसेंटेज या डेसिमल में दे रखा है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल दे रखी हो, तो आपको हमेशा प्रेफर करना है चेंज इन टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन टोटल सेल्स रेवेन्यू। और यदि आपकी अदर देन वेरिएबल कॉस्ट दोनों एक्टिविटी लेवल पे सेम है, तो आपको प्रेफर करना है चेंज इन टोटल प्रॉफिट अपॉन चेंज इन टोटल सेल्स रेवेन्यू। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया, 1000 यूनिट्स बेची, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30, और अदर देन वेरिएबल कॉस्ट इज ओनली फिक्स कॉस्ट, लेट सपोज 8000 रुपए हमने लिया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ गया, 20 रुपए। तो पीवीआर निकालने के 3 तरीके, जो सिंपली एक एक्टिविटी लेवल पे क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी 20 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। दूसरा तरीका टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स रेवेन्यू, यानी 20 इंटू 1000 डिवाइड बाय 50 इंटू 1000, वो हो गया 40%। तीसरा 100 में से वीसीआर परसेंटेज घटा दो या 1 में से वीसीआर घटा दो। ठीक है, मैं सारा पढ़ा चुका हूँ, ये समझ रहे हो ना आप फटाफट डिस्कशन क्यों हो रही है, कि एक बार फटाफट से रिकॉल हो जाए आपको। तो आप 100 में से वीसीआर घटा दो या फिर 1 में से वीसीआर घटा दो, परसेंटेज या डेसिमल लेके, तो भी आपका आ जाएगा, तो दैट विल कम्स टू 40%। अब जो मैंने आपको बताया, या 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल दे रखे हो, तो इस केस के अंदर क्या करना है, तो 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल दे भी रखे होंगे, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहेगा, बट टोटल कंट्रीब्यूशन चेंज होएगा, बिकॉज़ लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो गया, 1000 से 1500 हो गया, दैट इज़ व्हाई टोटल कंट्रीब्यूशन पहले केस में 20 इंटू 1000 20,000 होगा, दूसरे केस में 20 इंटू 1500 30,000 होगा। क्लियर? अब अदर देन वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही लेवल पे मैंने 8000 मानी, सेम मान ली, बट हो सकता है ये चीज़ संभव है कि ये चेंज हो जाए। तो बेटा जब तक ये चीज़ सेम है ना, तब तक तो बचेगा। जब ये चीज़ चेंज हो जाएगी ना, तो तुम्हारे एग्ज़ाम में गलती होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। दैट इज़ व्हाई ध्यान रखना कि आपको जो फ़ॉर्मूला लिखा है ना पीवीआर का, वो पहला फ़ॉर्मूला मैंने क्या लगाया है यहाँ पर, चेंज इन टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन टोटल सेल्स रेवेन्यू। टोटल कंट्रीब्यूशन में चेंज क्या है, 30,000 माइनस 20,000, और टोटल सेल्स रेवेन्यू में चेंज क्या है, 50 इंटू 1500 माइनस 1000 इंटू 50, ये लेना है, ये प्रेफर्ड है। बट चूंकि इस केस के अंदर आपकी अदर देन वेरिएबल कॉस्ट सेम है, दैट इज वाई आपका डिफरेंस इन टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू डिफरेंस इन टोटल प्रॉफिट आएगा। मैंने बोला था कि चेंज इन टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रॉफिट आ रहा है, वो केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि अदर देन वेरिएबल कॉस्ट सेम है एट बोथ द एक्टिविटी लेवल। लाइक इन दिस सिनेरियो, 8000 is the other than variable cost which is same at both the levels, 1000 units and 1500 units. That is why change in contribution कितना है, 30 माइनस 20 10,000 is equal to change in profit 22,000 माइनस 12,000, that is 10,000। ठीक है, तो उस केस के अंदर आप बच गए, क्योंकि ये 10,000 क्योंकि 8000 सेम है दोनों जगह। और नीचे चेंज इन टोटल सेल्स रेवेन्यू, वो तो सेम ही आएगा। ठीक है, बट अगर खुदा ना खास्ता ये 8000 चेंज हो जाता है, यानी अदर देन वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है, तो यू शुड प्रेफर ओनली द फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ओनली दिस फॉर्मूला। ठीक है, यू शुड प्रेफर ओनली दिस फॉर्मूला, चेंज इन टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन टोटल सेल्स रेवेन्यू। क्लियर? वीसीआर सिंपली जैसे पीवीआर वैसे वीसीआर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टोटल सेल्स रेवेन्यू, 1 माइनस पीवीआर परसेंटेज, 100 माइनस पीवीआर परसेंटेज या 1 माइनस पीवीआर इफ इन डेसिमल। और जब 2 या 2 से ज्यादा एक्टिविटी लेवल दे रखे हैं, तो डिफरेंस इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन टोटल सेल्स रेवेन्यू। क्लियर है ये चीज आपको? ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये आपको यहाँ काम नहीं आएगी, बहुत आगे तक काम आएगी पूरी कॉस्टिंग के अंदर। ये जो दो चीज है ना, बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इसकी दो तरह की डिस्कशन है, एक लेवल 1.0 की, एक लेवल 2.0 वाली डिस्कशन, जो थोड़ी सी हाई लेवल की है। थोड़ा सा उसमें तड़का और लगता है एक्स्ट्रा, बट दैट विल बी डिस्कस इन द डिसीजन मेकिंग चैप्टर ओनली, क्योंकि अभी अगर सिखा दिया ना तो थोड़ा उड़ जाएगा, बिकॉज उसके अंदर थोड़ा सा रेलेवेंट कॉस्टिंग का एस्पेक्ट आता है, तो मैं अभी इतना भारी नहीं कर सकता हूँ आपको। ठीक है, और लेवल 1.0 डिस्कशन में आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी बहुत मतलब सफिशिएंट है, बहुत जरूरी है ये भी सीखनी, तभी लेवल 2.0 वाली भी सीख सकते हो आप। तो ये हमारे मंकू भैया लाइक अवर कैरेक्टर। और आफ्टर सीए ही इज थिंकिंग कि भैया जॉब या टीचिंग जॉब के अंदर 60,000 रुपये पर मंथ ही कमा सकते हैं, और अगर टीचिंग करते हैं तो ये 5,000 रुपये का सेल प्राइस रखेंगे, 2,000 की वेरिएबल कॉस्ट, 3,000 रुपये कंट्रीब्यूशन, और 30,000 रुपये पर मंथ की इनकी फिक्स कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि यार क्यों ना एनालाइज करा जाए, तो मेरे साथ मंकू बैठा और हमने बैठ के एनालाइज करा। एक स्टूडेंट को हम 1 यूनिट बोलेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हमने एनालाइज करा कि यार एक बच्चे से फीस लेंगे 5,000, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी 5,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 2,000 पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन विल बी द 3,000 पर यूनिट। और जो हमारी अदर देन वेरिएबल कॉस्ट है, उसके अंदर दो कंपोनेंट आएंगे, क्योंकि जो मैंने जॉब छोड़ी
जो जॉब मंकू ने नहीं कर रहा, वो कितने की 60,000 रुपए की। तो दैट इज वाई वो वाला जो पोर्शन है 60,000 का, वो क्या है बेटा, वो एक तरीके का चुभन है, वो एक तरह की नोशनल कॉस्ट है, उसका एक आउटफ्लो नहीं हो रहा आपका, बट अंदर ही अंदर वो मानसिक स्तर पे आपको परेशान कर रही है। उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल डिस्कस इन डिटेल इन द डिसीजन मेकिंग चैप्टर, बट फॉर नाउ अभी इतना समझ लीजिए कि वो आपने एक सेक्रीफाइस करा है, तो एक दुख तो मतलब दुख क्या, एक चुभन होती है ना, कोई भी चीज आप सेक्रीफाइस करते हो तो दैट इज उसकी वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपए। और जो 30,000 आपका मंथली आउटफ्लो होना है एज फिक्स कॉस्ट, तो वो भी आप कंसिडर करेंगे। तो अदर देन वेरिएबल कॉस्ट विल बिकम द 90,000 टोटल, जिसमें 30,000 का तो जेन्युइन आउटफ्लो होगा और 60,000 का ख्यालों में आउटफ्लो होगा आपके, ठीक है। अब अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं आता तो 90,000 रुपए का सीधा लॉस है आपको हर महीने का। एक स्टूडेंट आता है तो 5,000 रुपए वो आपको देगा और 2,000 आपके तुरंत में खर्च हो जाएंगे। एक बच्चा आते, क्योंकि सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, ये तीनों चीजें बेटा लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आपके पास एक बच्चा आया, वैसे ही 5,000 रुपए तो आए, 2,000 रुपए तुरंत आपके चले जाएंगे, तो नेट में 3,000 आएंगे। तो भाई बार बार मैं 5,000 और 2,000 को अलग अलग सोच के क्यों दिमाग पे लोड बढ़ाऊं, मैं सीधा 3,000 को क्यों नहीं सोचता। तो जैसे ही कोई बच्चा नहीं आया, 90,000 का लॉस। जैसे ही एक बच्चा आया तो अपने साथ 3,000 रुपए लेकर आया, हालांकि लाया 5,000 था, 2,000 मेरे चले गए, बट नेट में 3,000 लाया। तो जो मेरा लॉस था 90,000 का, उसने मेरे जख्मों पे थोड़ी सी दवाई लगाई, कितनी, 3,000 रुपए की। तो वो कितने रह गए, 90,000 से वो जख्म कितने के रह गए, 87,000 के। इसी तरह नेक्स्ट बच्चा आएगा, वो और 3,000 की दवाई लगाएगा तो 84,000। नेक्स्ट बच्चा और 3,000 की दवाई लगाएगा, 81,000। अब करते करते 10 स्टूडेंट्स हो गए। 10 स्टूडेंट्स के अंदर आपकी कितनी दवाई लग गई, 10 इंटू 3,000, 30,000 रुपए की, यानी 90,000 रुपए में से 30,000 आपने रिकवर कर लिए, यानी 30,000 रिकवर कर लिया आपने। मंथली फिक्स कॉस्ट तो रिकवर कर ली जो 30,000 की थी, बट स्टिल आप अभी भी फायदे के सौदे में नहीं हो, बिकॉज अभी भी 60,000 रिकवर करना बाकी है, क्योंकि इतना तो आप अदरवाइज जॉब करके ही कमा लेते हैं ना। तो अभी 60,000 को और रिकवर करना है। भगवान के लिए 10 को ब्रेक इवन पॉइंट मत समझना, गलती हो जाएगी। बिकॉज आप जो जॉब छोड़ रहे हो, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको जो आप छोड़ रहे हो, वो भी आपको कंसिडर करना होता है ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर। करते 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 29 स्टूडेंट हो गए। अगर आप 29 को 3,000 से गुणा करते हो तो दैट विल बिकम 87,000 आपको कंट्रीब्यूशन आया। बट 90,000 का अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, यानी स्टिल 3,000 रुपए का मेरे को लॉस है। बट जैसे ही 30वां बच्चा आएगा, ओए होए होए होए, मजा ही आ गया। वैसे ही उसकी आरती उतारेंगे, शॉल वॉल उड़ाएंगे, उसको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, बिकॉज उसके आते ही मेरा जो अदर देन वेरिएबल कॉस्ट है दैट विल बी इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन। 30 बच्चे आए, 30 इंटू 3,000, 90,000 होता है। और मुझे रिकवर कितना करना था महीने के अंदर, 90,000। 90 90 कट, तो मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया, जीरो। अब 30 के ऊपर जितना भी आ रहा है, जितना भी बच्चा आ रहा है, दैट विल बिकम माई सेफ्टी मार्जिन। मैं उतना ज्यादा सेफ होता जा रहा हूँ, उतना ज्यादा बढ़िया होता जा रहा हूँ अपने बिजनेस के अंदर। 30 का लेवल तो एक ही बार तो अचीव करना है यार। 30 तक का पीरियड था स्ट्रगलिंग, 30 तक का पीरियड था स्ट्रगलिंग, बिकॉज लॉस आ रहे थे, क्योंकि लॉस के अंदर सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रगल पीरियड के अंदर आपका कोई साथ नहीं देगा, तब आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। स्ट्रगल पीरियड काटना मुश्किल है, सक्सेस पीरियड, स्ट्रगल पीरियड। बट स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस है, और होना भी यही चाहिए यार। तभी तो मजा है, तभी तो सक्सेस का आप स्वाद ले सकते हो। दैट इज वाई जब तक 29 स्टूडेंट थे तब तक कोई मतलब स्ट्रगल चल रहा था, बट वैसे कोई मोटिवेटिंग फैक्टर फाइनेंशियली नहीं मिल रहा था। बट जैसे ही 30 स्टूडेंट हुए, नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड 31 ऑनवर्ड्स आपको जेन्युइनली एक मोटिवेशन मिल रहा है, जो फाइनेंशियल रूप में आपको मिल रहा है, जो हर 3-3 हजार रुपए आपको मिल रहा है, वो बियॉन्ड 90,000। तो दैट इज योर रियल प्रॉफिट। अब आप अच्छे से प्रॉफिट कमा पा रहे हो। तो ऐसे करते करते 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 100, 200, 500, 1000, 10,000, कितना ही बढ़ा लो यार, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो आपका जो प्रॉफिट है ना, वो भी ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। हर स्टूडेंट से आप 3,000 कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो, अदर देन वेरिएबल कॉस्ट आप कमा चुके हो। जैसे 30 बच्चे हो, वैसे ही अदर देन वेरिएबल कॉस्ट कमा चुके हैं, यानी उसके ऊपर जो भी आप कमा रहे हो, दैट इज योर, क्या है वो, आपका प्योर प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये जो बेटा ग्रेइश वाला है, ब्लूइश वाला जो पोर्शन है, थोड़ा हार्श पोर्शन है, दैट इज योर लॉस वाला पोर्शन, बिकॉज इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो अदर देन वेरिएबल कॉस्ट से कम है। और ये स्ट्रगलिंग पीरियड है, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज स्ट्रगलिंग टू रिकवर द अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। बट एज एंड व्हेन यू अचीव द 30 स्टूडेंट्स, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू योर अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। एंड जो आपका बेटा अ, इसके बाद वाला जो पीरियड है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला जो पीरियड, वो मजे वाला पीरियड, देख हमें मजा ही आता है यार। ग्रीन वाले पोर्शन सबसे ज्यादा जो मजा है वो ग्रीन वाले पोर्शन में, बिकॉज इसके अंदर जो आपको मिल रहा है बेटा प्रॉफिट, इसके अंदर जो आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, वो आपके अदर देन वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा मिल रहा है। 90,000 से ज्यादा कमा पा रहे हो आपको एज अ कंट्रीब्यूशन। ये सक्सेस पीरियड है कि बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज जनरेटिंग द प्रॉफिट। ठीक है, मैंने आपको बताया दुख भरे दिन बीत रहे भैया, अब सुख आयो रे।
तो ये जो दुःख भरे दिन नहीं थे, स्ट्रगल भरे दिन थे, ये खत्म हो गए, अब सुख आ गया, ठीक है? इसको आप अपना किसी बिज़नेस में अप्लाई कर सकते हो, अपने सीए की पढ़ाई में भी अप्लाई कर सकते हो। भले ही अभी आपका ब्लू वाला पोर्शन चल रहा हो, बट यकीन मानिएगा ग्रीन वाला पोर्शन भी आएगा। सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए, सिर्फ़ एक चीज़, क्या? विश्वास के साथ कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने एक कंसिस्टेंट मैनर में चल रहे हैं, एक विश्वास के साथ, तो ही ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि या तो कुछ मतलब बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज़ कंसिस्टेंट ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है कि वो कर सकते हैं। बैक ऑफ द माइंड विश्वास रखो, कंटीन्यूअसली चलते रहो, डेफिनिटली होगा। ठीक है? अब मैंने आपको बताया था इधर, जैसे एक स्टूडेंट को मैंने एक वाटर ड्रॉप की तरह कंसीडर करा, वन स्टूडेंट इज इक्वल टू वन वाटर ड्रॉप। और हालांकि हर स्टूडेंट मेरे लिए मेरा बहुत ज्यादा कीमती है, पैसों में मैं उसको नहीं तोल सकता हूँ किसी भी कीमत में अपने स्टूडेंट को, बट फिर भी हाइपोथेटिकली मैंने इमेजिन करा कि एक स्टूडेंट की वैल्यू क्या, अगर फिर भी हद मार के फाइनेंशियली निकाल सको, तो वन स्टूडेंट इज इक्वल टू ₹3000। तो जैसे ही एक स्टूडेंट आता है, वो एक पानी की ड्रॉप है और उसकी वैल्यू कितनी है, 3000 पे। अब जो घड़ा है, जो मटका आपको दिख रहा है इसके अंदर, सबसे पहले मटके को भरना है। ये मटका है अदर देन वेरिएबल कॉस्ट का, बिकॉज़ मैं अपने घर पे पैसे नहीं ले जा सकता हूँ, जब तक मैं अदर देन वेरिएबल कॉस्ट के घड़े के अंदर पैसे ना डाल दूँ। अदर देन वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? जैसे लेट्स सपोज़ रेंट हो गया। तो भाई पहले मेरे को लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना पड़ेगा, तभी तो मैं अपने घर पे प्रॉफिट ले जा पाऊँगा। आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखी है? उसमें सबसे ऊपर होता है सेल्स, जो क्रेडिट साइड के अंदर आता है। फिर आप डेबिट साइड के अंदर लेफ्ट साइड में देखोगे, सारे खर्चे दे रखे होते हैं। लास्ट में आता है प्रॉफिट। एक बिज़नेसमैन से सच्चा बंदा कोई नहीं है, वो अपना प्रॉफिट सबसे लास्ट में लेकर जा रहा है अपने घर पे। जब भाई वो पूरी डेबिट साइड, पूरा एक्सपेंसेस सबको बाँट देगा। एक्सपेंसेस यार अलग-अलग तरह के, अलग-अलग लोगों के अलग-अलग एक्सपेंसेस है ना। चाहे वो रेंट, बिजली, पानी, गवर्नमेंट को टैक्स, मतलब कितने सारे वो खर्चे पे करता है। और जो भी बचा-खुचा फिर सबसे लास्ट में वो अपने पैसों पे नियत रखता है प्रॉफिट के। इसी तरीके से अदर देन वेरिएबल कॉस्ट का घड़ा भरना ज़रूरी है। पहले मटका भरना ज़रूरी है। जब तक ये मटका नहीं भरेगा ना, तब तक मैं अपने घर प्रॉफिट नहीं लेकर जा सकता। ये मटका क्या है? ये मटका है ₹90,000 का, ये है अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। अब ₹90,000 की वैल्यू इस मटके के अंदर डालनी है, तभी इस मटके का पेट भरेगा। अब एक बच्चा, एक पानी की बूंद, एक बच्चे की वैल्यू कितनी? ₹3000 की। तो ₹3000 गया एक मटके के अंदर, तो 90,000 में मटके की प्यास कितनी बुझी? 3000 की। मटका कह रहा है हाँ, अभी 87,000 और दो। फिर एक बूंद डाली तो मटके की और प्यास बुझी, टोटल कितनी हो गई? 6000 पे। फिर मटका कह रहा है कि हाँ, 90,000 में 6000 हो गए, 84,000 की अभी मेरे को प्यास लगी, और दो। तो इस मटके को मैं गले तक भरने के लिए, इसकी पूरी प्यास बुझाने के लिए मुझे इसके अंदर 90,000 रुपए डालने पड़ेंगे, या मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ, मुझे 30 बूंदें डालनी पड़ेंगी। जैसे ही इस मटके में 30 बूंदें डलेगी, इस मटका पूरा का पूरा भर जाएगा, यानी मेरी अदर देन वेरिएबल कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाएगी। अब जैसे ही 31वीं बूंद डलेगी ना, वो बूंद बाहर आ जाएगी। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 100, 200, 500, यानी 30 के अलावा जितनी भी बूंदें गिरेगी ना इस मटके में, वो सारी बाहर आएँगी और वो सारी प्रॉफिट के रूप में आएँगी, और वो प्रॉफिट के रूप में मंकू उसको भरपूर एन्जॉय करेगा, जो हमारा कैरेक्टर है। क्यों? बिकॉज़ बेटा सबसे पहले हमने घड़ा भरा, मतलब हमसे ईमानदार कौन है यार? सबसे पहले अदर देन वेरिएबल कॉस्ट को हमने पूरा करा, उसके बाद ही जो बचा उसको हम घर लेकर गए। और ये भी तो हो सकता था कि अदर देन वेरिएबल कॉस्ट नहीं नहीं भरता, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। आप विश्वास करोगे तो ज़रूर भरेगा, सीए के पेपर भी ज़रूर क्लियर होंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं पा सकते विश्वास के भरोसे। आप एक बार मान तो लो, कर तो लो, झूठा ही मान लो कि यार हो गया वो चीज़, और डेफिनिटली वो हो गया, काम करती है चीज़। मेरी लाइफ़ में तो बहुत करती है, मैंने अप्लाई भी बहुत करा है। तो दैट इज़ व्हाई आप ये मान लो कि यार मटके के अंदर भरेगा, एक ना एक दिन तो भरेगा। और देखना 30 स्टूडेंट भर्ती क्या है, 31, 32, 33 जितना भी एक्स्ट्रा है, दैट इज़ योर टोटल प्रॉफिट। वो जो 3-3 हज़ार गिर रहा है ना, वो प्रॉफिट के फॉर्म में गिर रहा है, उसको एन्जॉय करो। जैसे हमारा मंकू इतना शादी की शेरवानी पे एन्जॉय नहीं कर रहा था फर्स्ट क्लास में, जितना अब एन्जॉय कर रहा है। तो दैट्स ऑल, ग्रीन यूनिट्स आर, ग्रीन वाटर ड्रॉप्स आर लाइक द एमओएस, और उनकी वैल्यू क्या है? कंट्रीब्यूशन जो आपको प्रॉफिट के रूप के अंदर मिल रही है, ठीक है? और जो सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट बूँद दिख रहे हो ना, ये वाली जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट बूंद है, ये बीपी है भैया 30 स्टूडेंट पर जो मेरा आ गया था, ठीक है? घड़ा भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है 30 स्टूडेंट तक, तब तक रिकवरी ऑफ 90,000, रिकवरी ऑफ अदर देन वेरिएबल कॉस्ट हो रही है। इसके बाहर जो भी बूंदे गिरी है, दैट्स द रियल प्रॉफिट जनरेशन इन माय पर्टिकुलर बिजनेस। अब नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स इनसाइड मटका, मटके के अंदर कितनी बूंदे गिरी? 30 बूंदे, 30 स्टूडेंट गिरे मटके के अंदर, यानी वो मेरा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इन मिनट्स। मटके के बाहर कितनी बूंदे गिरी? मटके के बाहर बूंदे गिरी 1, 2, 3, 4, जैसे जैसे 30 के ऊपर जितने स्टूडेंट बढ़ेंगे, वो मटके के बाहर गिरा, एंड दैट इज माय एमओएस यूनिट्स। अब मटके के अंदर कितनी वैल्यू है अदर देन वेरिएबल कॉस्ट? 90,000। मटके से जो बाहर वैल्यू गिरेगी, दैट इज माय प्रॉफिट इन द रियल टर्म्स। अब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स जो मेरा, लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट है मेरे पास, लेट्स सपोज, तो ब्रेक इवन पॉइंट आया था 30 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा था? 3000। तो 30 इंटू 3000, दैट इज 90,000 इज द अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। और 100 स्टूडेंट है, तो 30 तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, 30 से ऊपर कितने हो गए एमओएस? 70 हो गए ना?
तो 70 जो एमओ स्टूडेंट है, 70 इंटू 3000 कितना हो गया, 2,10,000। दैट विल बिकम माई प्रॉफिट। आप चेक कर सकते हो, 100 स्टूडेंट के ऊपर मैंने टिक भी लगा रखा है, 100 स्टूडेंट पे 2,10,000 का प्रॉफिट मेरे को हो रहा है। क्लियर? चलें, अब आप बिजनेस में क्या चाहोगे कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी से जल्दी आए या देर से देर में आए? कोई भी चाहेगा भैया जल्दी से जल्दी आए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप क्या चाहोगे, जल्दी से जल्दी आए या देर से देर में आए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ऐसा नहीं होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट में होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्वेश्चन होता है कि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो। सेफ्टी मार्जिन क्या चाहते हो आप? सर ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है? ध्यान रखना, गलती मत करना। ब्रेक इवन पॉइंट में होता है कि जल्दी से जल्दी आए, ठीक है ना? मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होता है, वो बड़े से बड़ा मार्जिन हो, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन हो, ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करना है? तो आपको थोड़ा दिमाग लड़ाना है, क्या उस फ्रैक्शन का कोई मीनिंग है, नहीं है? अगर उस फ्रैक्शन का कोई मीनिंग है तो फ्रैक्शन में ले लो, अगर उस फ्रैक्शन का मीनिंग बहुत ही मीनिंगलेस है तो उसको राउंड अप कर दो। लाइक जैसे आप मान के चलो आपका 13.3 आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, तो अगर ये केजी में है तो मीनिंग है 13.3 केजी हो सकता है ना, 13 किलो 300 ग्राम, तो आप 13.3 विल बी, यू शुड कंसिडर्ड एज बीपी। बट अगर 13.3 यूनिट्स आ गया, 13.3 मोबाइल्स आ गया, 13.3 स्टूडेंट्स आ गया, तो भाई 13 स्टूडेंट तो ठीक है, 30% स्टूडेंट कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप हमेशा 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 राउंड अप करेंगे। चाहे 13.1 होता, चाहे 13.01 होता, आप राउंड अप करेंगे। वाई? हम इसलिए राउंड अप कर रहे हैं बिकॉज आप यहाँ देख सकते हो, जैसे 13.3 पे तो प्रॉफिट और लॉस जीरो है, बट 13.3 से पीछे जाओगे ना तो 13 आएगा, तो 13 पे क्या होगा, लॉस आ जाएगा। तो 13 स्टूडेंट्स पे ना आपके सारे लॉसेस रिकवर नहीं हुए। आपके जो लॉसेस रिकवर हो रहे हैं या अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, वो रिकवर कब हो रही है? 13 स्टूडेंट के बाद। तो 14 स्टूडेंट पे रिकवर हो रहा है, तो 14 विल बी योर ब्रेक इवन पॉइंट। हालांकि उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाएगा 700 रुपए का, बट चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि 13.3 के तो कोई मायने ही नहीं है और 13 पे लॉस आ रहे हैं, तो चाहते ना चाहते भी मेरे को 14 ही लेना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है, बट चलाना पड़ेगा काम, उससे क्या करें भाई, सिचुएशन की डिमांड इस तरह की है। ठीक है? अब ध्यान रखना, जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ध्यान से, वो हमेशा लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है सेल्स का और सेल्स रिवेन्यू का। अगर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बेसिस जैसे मैंने ऊपर बताया था, अगर यूनिट के हिसाब से लोगे तो आपको यूनिट का बेसिस लेना है, और अमाउंट के हिसाब से लोगे तो सेल्स रिवेन्यू का बेसिस लेना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा एक जो लेवल है वो किसका, लेवल ऑफ एक्टिविटी सेल्स का है, और सेकंड बेसिस में सेल्स रिवेन्यू का, जहां पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो यूनिट बेस का क्या होता है इक्वेशन, क्यू इंटू एस माइनस वी माइनस अदर देन वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। बट ब्रेक इवन पॉइंट के केस में प्रॉफिट जीरो हो जाता है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी इनटू एस माइनस वी माइनस अदर देन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो। और मैंने जैसे बताया था ना, ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी फर्स्ट बेसिस। तो देखो ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो लाइन आ रही है, ठीक है? तो ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी, इसके ऊपर प्रॉफिट क्या होगा, इसके ऊपर प्रॉफिट विल बी जीरो। क्लियर? तो जब आप इसको आगे तक सॉल्व करते हुए चलेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी, जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा क्वांटिटी या लेवल ऑफ एक्टिविटी में, दैट इज अदर देन वेरिएबल कॉस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिसको आप इंटर लेवल पे फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलते हैं। सेकंड बेसिस, सेकंड बेसिस है अमाउंट बेस या टोटल बेस। या तो आप सिंपली जो ब्रेक इवन पॉइंट 30 स्टूडेंट का है उसको आप गुणा कर दो। ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चा बहुत बड़ी गलती कर देता है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बच्चा ले लेता है। गलती से भी ये गलती मत कर देना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेने की, यहाँ पर हमेशा सेल प्राइस पर यूनिट आता है। यानी जो मेरे 30 स्टूडेंट है उसको गलती से भी 3000 से गुना मत कर देना भगवान के लिए, वो 5000 से गुना होगा। बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, लेवल ऑफ सेल्स रिवेन्यू। ठीक है? या दूसरा तरीका, मैंने सेकंड इक्वेशन क्या थी जो ऊपर समझाई थी, सेल्स रिवेन्यू इनटू पीवीआर माइनस अदर देन वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू जीरो, जो टोटल के हिसाब से है। ठीक है? सेल्स रिवेन्यू इनटू पीवीआर माइनस अदर देन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, जो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के केस में तो प्रॉफिट जीरो हो जाता है। तो दैट इज वाई, क्या बताया था मैंने, कि ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी फर्स्ट बेस के हिसाब से या सेकंड बेस के हिसाब से, क्या था, इट इज द लेवल ऑफ सेल्स रिवेन्यू। तो ये वाला आ गया यहाँ पर, और इस लेवल ऑफ सेल्स रिवेन्यू पे प्रॉफिट और लॉस क्या है, जीरो। तो इस लेवल ऑफ सेल्स रिवेन्यू पे प्रॉफिट और लॉस क्या है, जीरो। ठीक है? चलें, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रिवेन्यू, ओटीवी यहाँ चला जाएगा, पीवीआर नीचे चला जाएगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रिवेन्यू विल बी अदर देन वेरिएबल कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, जिसको आप इंटर में फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर बोलते थे। ठीक है? दोनों ही चीजें बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पीवीआर करना है। और हमेशा ये करना होता है जहां भी यूनिट बेस को टोटल में बनाना होता है, अमाउंट में बनाना होता है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पीवीआर आप रिप्लेस कर दो। ऐसे ही कहीं आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किसी फॉर्मूले में मिले तो उसको वीसीआर से रिप्लेस कर दो, काम हो जाता है आपका। ठीक है जी? चलें, अब अगला है डी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, जो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो चीजें हैं ना, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या, क्या जो सेल्स का लेवल ऑफ एक्टिविटी या सेल्स रिवेन्यू, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो चाहे ब्रेक इवन पॉइंट हो, बेटा ये सेल्स, सेल्स
सेल्स का ही निकलता है, गलती से भी कंट्रीब्यूशन मत ले लेना। तो एमओएस यूनिट्स इज इक्वल टू जो बीपी यूनिट्स के बाद हैं, तो टोटल सेल्स यूनिट्स में से बीपी यूनिट्स घटा दोगे तो एमओएस यूनिट्स आएगी। जैसे लेट्स सपोज आई हैव द 100 स्टूडेंट्स, 30 पे बीपी आ गया तो 70 विल बी द एमओएस यूनिट्स। ठीक है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम यूनिट बेस्ड कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं तो क्यू इनटू एस माइनस बी माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो बूंदे घड़े से बाहर गिरी थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के टाइम पे आपका घड़ा भर चुका था, अदर देन वेरिएबल कॉस्ट आप ऑलरेडी रिकवर कर चुके हो ब्रेक इवन पॉइंट तक। मतलब जैसे फिक्स कॉस्ट आप रिकवर कर चुके हो, आप अदर फिक्स कॉस्ट आप रिकवर कर चुके हो ब्रेक इवन पॉइंट तक। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो चीज आपके पास आ रही है वो केवल और केवल प्रॉफिट आ रही है। अब आपको अदर देन वेरिएबल कॉस्ट की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जो अदर देन वेरिएबल कॉस्ट ना, ये इसकी तो कोई चिंता ही करने की जरूरत नहीं है, तो खत्म ही हो गई। यानी अब सिर्फ जो आपको ना, जो आपको मजे मिल रहे हैं, जो आपको सिर्फ बढ़िया जो स्वाद मिल रहा है, वो सिर्फ प्रॉफिट का मिल रहा है। ठीक है, तो एमओएस क्वांटिटी क्या है? इट इज द एडिशनल लेवल ऑफ एक्टिविटी, इट इज द एडिशनल लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, और ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट, और जिसपे आपको क्या मिलते हैं? सिर्फ प्रॉफिट। तो आप इसको फाइनली सॉल्व करते हुए जाओगे तो दैट विल बिकम द टोटल प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? चलें, सेकंड बेसिस अमाउंट बेस में भी मैंने आपको क्या बताया है कि बेटा ये लेवल ऑफ सेल्स रिवेन्यू है, ये लेवल ऑफ सेल्स रिवेन्यू है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे एमओएस सेल्स रिवेन्यू क्या है? टोटल सेल्स रिवेन्यू और माइनस बीपी सेल्स रिवेन्यू से ज्यादा होता है। या तो सिंपल ये तरीका है कि एमओएस यूनिट्स के अंदर आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 70 स्टूडेंट के अंदर 3000 मत करना, 5000 करना, सेल प्राइस पर यूनिट करना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मत करना। ठीक है ना, यहाँ पर 5000 करना, गलती से भी 3000 मत कर देना, गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। तो ये 3.5 लाख आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये सिंपली है, सिंपल ये तरीका है, या फिर टोटल सेल्स रिवेन्यू के अंदर से बीपी सेल्स रिवेन्यू माइनस कर देना। ठीक है, उसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा एमओएस सेल्स रिवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। क्यों? बिकॉज आप अदर देन वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर कर चुके हो बीपी तक, तो अदर देन वेरिएबल कॉस्ट को अब रिकवर करने का जरूरत अपने को है ही नहीं। अब अपने को क्या जरूरत है? सिर्फ प्रॉफिट, मतलब रिकवर क्या जनरेट जो हो रहा है उसके मजे लेने, डिवाइड बाय पीवीआर। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन पीवीआर मैंने आपको ये बता रखा है कि जो ये है, बस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पीवीआर से चेंज आता है जब भी हम यूनिट बेस को अमाउंट बेस बनाते हैं। जैसे ये यूनिट बेस कॉन्सेप्ट था, ये अमाउंट बेस कॉन्सेप्ट है, तो जब भी यूनिट बेस को अमाउंट बेस बनाते हैं तो वो पर यूनिट पीवीआर बन जाता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बिकम द पीवीआर। क्लियर? अब इसकी समरी, ताकि इतना बार बार दिमाग पे लोड ना लेना पड़े, यूनिट बेसिस, टोटल बेसिस, दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई इन योर पर्टिकुलर क्वेश्चन कि भैया कौन सा बेसिस दे रखा है, देन ओनली यू शुड डिसाइड विच फॉर्मूला आई हैव टू यूज। ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप यूनिट बेस के हिसाब से कर रहे हो तो सिंपली अदर देन वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट जैसा भी हो, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर टोटल के हिसाब से है तो मैंने क्या बोला था, बस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह क्या चेंज आएगा? पीवीआर। क्लियर? या दूसरा तरीका है, आप इसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भगवान के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मत, क्योंकि करेगा मन, ये बता रहा हूँ ना, यहाँ जाएगा मन, उल्टी चीजों में जाता है मन, यहाँ जरूर जाएगा आपका। इसलिए पहले से ही आगाह कर रहा हूँ आपको। एमओएस यूनिट्स के अंदर क्या होता है? प्योरली प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह क्या हो जाएगा? पीवीआर। और सिंपली आप प्रॉफिट पर यूनिट के प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी भगवान के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई मत करिएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज और एमओएस परसेंटेज क्या होती है? बेटा इनका परसेंटेज इज इक्वल टू 100% होता है। क्यों? बिकॉज बीपी परसेंटेज मीन्स कि सेल्स का कितना भाग बीपी है, और एमओएस परसेंटेज मीन्स सेल्स का कितना भाग एमओएस है। सिंपली, ठीक है, तो बीपी और एमओएस को जोड़ोगे सेल आएगा, और उनकी परसेंटेज को जोड़ोगे तो 100% आएगा। इट्स द बेसिक सिंपल मैथ्स जो यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ भी मतलब जबरदस्ती बनाने को बना लो, यूनिट बेस्ड और अमाउंट बेस्ड दो कॉन्सेप्ट हो गए। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और प्लस एमओएस इन यूनिट्स, तो क्या होगा? 30 स्टूडेंट ब्रेक इवन पॉइंट थे, 70 स्टूडेंट हमारे एमओएस थे, तो टोटल 100 स्टूडेंट विल बी द टोटल सेल्स क्वांटिटी। और बीपी परसेंटेज क्या आ जाएगा? बीपी क्वांटिटी अपॉन टोटल सेल्स क्वांटिटी, और एमओएस परसेंटेज आ जाएगा एमओएस सेल्स क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल सेल्स क्वांटिटी। क्लियर? अब इसी चीज को जब आप अमाउंट बेस करोगे तो आंसर विल बी द टोटली सेम। अगर आप इसको अमाउंट बेस करना चाहते हो तो चीजें अब यूनिट्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे, अब सीधा अमाउंट के बारे में बात करेंगे। तो 30 स्टूडेंट से कितना बीपी आया था हमारा? 30 को गलती से भी 3000 से भाई मत गुना कर देना, बिकॉज 3000 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। किससे करना? 5000 से। तो 30 इंटू 5000 कितना आया था? 1.5 लाख। 5000 इज माई सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और 70 स्टूडेंट इज माई एमओएस, और मेरा सेलिंग प्राइस कितना था? 5000।
तो 70 इंटू 5,000 3.5 लाख, 3.5 लाख विल बी माई एमओएस सेल्स रिवेन्यू एंड दोनों को जोड़ दूंगा तो दैट विल बी माई द टोटल सेल्स रिवेन्यू। तो ये मेरा बीपी सेल्स रिवेन्यू और एमओएस सेल्स रिवेन्यू को जोड़ूंगा तो टोटल सेल्स रिवेन्यू विल बी 5 लाख। सोचो ना, 100 बच्चे हो गए, 100 बच्चों पे कितना सेल्स रिवेन्यू होगा, 100 इंटू 5,000, एक बच्चे की 5,000 फीस, तो 5 लाख का रिवेन्यू हो गया। क्लियर? तो बीपी परसेंटेज क्या होगा टोटल में? तो बीपी का सेल्स रिवेन्यू अपॉन टोटल सेल्स रिवेन्यू, एमओएस सेल्स रिवेन्यू अपॉन टोटल सेल्स रिवेन्यू। एंड एट लास्ट वी हैव टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बीपी एंड एमओएस। बेटा सबसे पहली बात, ये एक सिंगल प्रोडक्ट एनालिसिस है, मल्टी प्रोडक्ट एनालिसिस नहीं है। मल्टी प्रोडक्ट वाली चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे डिसीजन मेकिंग चैप्टर के अंदर। अभी ये मान के चलिए ये बहुत ही सिंपल चीज है जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सर्विस की चर्चा हो रही है खाली, ठीक है? प्रोडक्ट प्लस सर्विस की भी नहीं, या तो एक प्रोडक्ट की या एक सर्विस की, सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। तो बीपी से पहले बेटा लॉस ही लॉस, बहुत दुख, बहुत स्ट्रगल, बहुत परेशानी, बिकॉज वो घड़ा नहीं भर रहा। वो 90,000 का जो घड़ा है ना वो नहीं भर रहा बिकॉज जो मेरा कंट्रीब्यूशन है ना वो कम है अदर देन वेरिएबल कॉस्ट है। दैट इज व्हाई द कंट्रीब्यूशन इज स्टिल सफरिंग, स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिकवर द अदर देन वेरिएबल कॉस्ट ठीक है? बट जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचते हो मजा ही मजा, बिकॉज उस पॉइंट पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, बट हाँ आपने एक लेवल क्वालिफाई कर लिया है। क्या लेवल क्वालिफाई कर लिया कि जो आपका जो घड़ा था ना जो 90,000 का वो भर गया, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अदर देन वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो गया है। और इसके अंदर जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसने जस्ट अभी रिकवर करा है, मतलब जस्ट रिकवर्ड, मतलब उसने इतना कंट्रीब्यूशन हो चुका है आपका कि आपका अदर देन वेरिएबल कॉस्ट पूरा उसके बराबर आ चुका है। और लास्ट है आफ्टर बीपी दैट्स द एमओएस वाला सिचुएशन। भाई साहब मजे ही मजे, जिंदगी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट, खुशियां बाहर, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया, प्रॉफिट आ रहा है बिकॉज इसमें जो कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है अदर देन वेरिएबल कॉस्ट से। और इसके अंदर कंट्रीब्यूशन जेन्युइनली अ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है बिकॉज 90,000 का घड़ा भरने के बाद 30 बूंदे गिरने के बाद ये जो बूंदे बाहर छलक रही है, 31वीं बूंद, 32वीं बूंद, जो 30 के अलावा जो बूंदे बाहर छलक रही हैं, ये आपके प्रॉफिट को सिंबलाइज कर रही हैं। हर बूंद 3,000 की वैल्यू रख रही है। जैसे 31वां स्टूडेंट आते ही 3,000 का प्रॉफिट, 32 आते ही 6,000 का, 33 आते ही 9,000 का प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक्स्ट्रा बूंद 3,000 रुपए का प्रॉफिट आपके लिए ला रही है। जो कंट्रीब्यूशन इज नाउ एज गुड एज प्रॉफिट बिकॉज अदर देन वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी 90,000 का घड़ा ऑलरेडी भर चुका है। ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। एंड ये बेटा पार्ट वन हुआ है खाली। अब इसके तुरंत बाद हम पार्ट बी भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे जो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बेसिस पे बने हैं। बट तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। विश यू अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। जय श्री राधा।